जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल थी कि लोग उसे अनबीटेबल मानते थे। एक ऐसी कंपनी जो इनोवेशन का दूसरा नाम थी, जिसका जिक्र होते ही वॉल स्ट्रीट में जैसे करंट दौड़ जाता था। पर क्या हो अगर ये सारी की सारी चमक, ये पूरी सक्सेस स्टोरी एक बहुत बड़े, बहुत गहरे झूठ पर टिकी हो। आज हम बात करेंगे एनरॉन की, एक ऐसी कंपनी की कहानी जो आसमान की बुलंदियों तक तो पहुंची, लेकिन फिर धड़ाम से ऐसे गिरी कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा दाग बन गई। देखिए, 2000 के दशक की शुरुआत में ना, एनरॉन सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो एक सपना थी, एक अमेरिकन ड्रीम जैसा। फॉर्च्यून मैगजीन ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 6 साल लगातार इसे अमेरिका की सबसे इनोवेटिव कंपनी का खिताब दिया था। इन्वेस्टर्स तो इसे भविष्य की कंपनी मानते थे। उन्हें लगता था कि ये एनर्जी के पूरे बिजनेस को हमेशा के लिए बदल देगी। और सच कहूं तो हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता था। ये वो पीक था जहां एनरॉन खड़ी थी, दुनिया के टॉप पर। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर वो कंपनी जिसका एक शेयर $90 से भी ज्यादा का था, उसी का एक शेयर महज 26 सेंट का रह गया। मतलब लगभग जीरो। हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं और लाखों इन्वेस्टर्स की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में राख हो गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी, इतनी रिस्पेक्टेड कंपनी ताश के पत्तों की तरह बिखर कैसे गई? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत से, और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एनरॉन ने अपनी ये इतनी जबरदस्त इमेज बनाई कैसे, सफलता का वो मायाजाल बुना कैसे, जिसने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी। पता है, एनरॉन की शुरुआत तो एक बहुत ही सिंपल सी गैस पाइपलाइन कंपनी के तौर पर हुई थी, लेकिन इसके जो लीडर्स थे ना, केनेथ ले और जेफ स्किलिंग, उनके इरादे बहुत बड़े थे। उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया, एक एसेट लाइट मॉडल में। अब वो सिर्फ गैस नहीं बेच रहे थे, नहीं, वो गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रहे थे, बिजली का ट्रेड कर रहे थे, और तो और मौसम का भी व्यापार कर रहे थे। उन्होंने एनर्जी को ही एक स्टॉक मार्केट जैसा बना दिया और खुद उस मार्केट के किंग बन बैठे। ये आइडिया इतना इतना रेवोल्यूशनरी था कि बस सब देखते रह गए। और इन्वेस्टर्स, उन्होंने तो जैसे पैसों की बारिश कर दी। एनरॉन का स्टॉक तो बस रॉकेट की तरह ऊपर ही ऊपर जा रहा था। अगस्त 2000 में ये $90 प्रति शेयर के अपने पीक पर पहुंच गया। सोचिए, कंपनी की वैल्यूएशन $70 बिलियन आंकी गई थी। उस जमाने में ये एक अनबिलीवेबल रकम थी। बाहर से देखने पर तो एनरॉन एक ऐसी मशीन लग रही थी जिसका काम सिर्फ पैसा छापना था, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसका हिस्सा हर कोई बनना चाहता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस चमकती हुई सतह के नीचे एक बहुत गहरा, बहुत अंधेरा राज छिपा हुआ था। एनरॉन की सफलता वो असली थी ही नहीं। ये पूरी की पूरी कहानी अकाउंटिंग की कुछ ऐसी तरकीबों पर बनी थी जो इतनी कॉम्प्लेक्स और चालाकी से भरी थी कि मानो धोखे को ही एक आर्ट बना दिया गया हो। और इस धोखे का सबसे बड़ा हथियार था मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। अब ये क्या बला है? ये एक ऐसी टेक्निक थी जो उन्हें भविष्य में होने वाले अनुमानित मुनाफे को आज की कमाई दिखाने की इजाजत देती थी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एनरॉन ने एक 20 साल की डील की जिससे उन्हें $100 मिलियन का प्रॉफिट होने की उम्मीद थी। तो वो क्या करते थे? वो पूरा का पूरा $100 मिलियन उसी दिन अपनी बुक्स में प्रॉफिट दिखा देते थे, भले ही उनकी जेब में असल में ₹1 भी ना आया हो। बस इसी तरकीब से उन्होंने कागजों पर अरबों का वो मुनाफा खड़ा कर दिया जो असल में कभी था ही नहीं। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एनरॉन के रिपोर्टेड प्रॉफिट्स और कंपनी में आ रहे असली कैश, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बनती चली गई। हर क्वार्टर में कागज पर तो कंपनी और अमीर होती जा रही थी, लेकिन हकीकत में उसकी तिजोरी खाली हो रही थी। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जिसे उस वक्त हर किसी ने जाने अनजाने में नजरअंदाज कर दिया। अब देखिए, सिर्फ फर्जी प्रॉफिट दिखाना ही काफी नहीं था। एनरॉन के ऊपर बहुत सारा कर्ज भी था और उनके पास कई ऐसे एसेट्स थे जो लगातार पैसा डुबा रहे थे। तो सवाल था कि इन्हें अपनी बैलेंस शीट से कैसे गायब किया जाए। इसका जवाब मिला स्पेशल पर्पस एंटिटीज, या कहें तो एसपीईज में। ये बेसिकली कागज पर बनी छोटी छोटी कंपनियां थीं जिन्हें एनरॉन ने सिर्फ और सिर्फ अपना सारा कूड़ा कचरा, सारा कर्ज और सारा घाटा छिपाने के लिए बनाया था। और इन हजारों कंपनियों का पूरा नेटवर्क चलाता था कंपनी का सीएफओ एंडी फास्टो। तो इन स्पेस की मदद से एनरॉन ने कितना कर्ज छिपाया होगा, कोई अंदाजा है? $30 बिलियन से भी ज्यादा। हाँ, आपने सही सुना, $30 बिलियन का कर्ज, जो इन्वेस्टर्स और आम जनता की नजरों से पूरी तरह से छिपा हुआ था। एनरॉन की बैलेंस शीट एकदम चकाचक, साफ सुथरी और मजबूत दिखती थी,
जबकि असलियत में कंपनी कर्ज के एक ऐसे पहाड़ पर बैठी थी जो कभी भी किसी भी वक्त ढह सकता था। लेकिन कहते हैं ना, इस तरह के धोखे को हमेशा के लिए नहीं छिपाया जा सकता। और 2001 आते आते एनरॉन के इस मजबूत से दिखने वाले किले में दरारें साफ नजर आने लगी थीं। झूठ की जो फुसफुसाहटें थीं, वो अब धीरे धीरे शोर में बदलने लगी थीं। और सवाल भी तो यही था, आखिर कोई भी कंपनी सिर्फ कागजी मुनाफे और छिपे हुए कर्ज पर कब तक चल सकती है? एक ना एक दिन तो सच्चाई को सामने आना ही था, और एनरॉन के लिए वो दिन बहुत बहुत करीब आ रहा था। साल 2001, ये साल एनरॉन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अगस्त में सीईओ जेफ स्किलिंग ने पर्सनल रीजंस का बहाना बनाकर अचानक इस्तीफा दे दिया। फिर कंपनी की ही एक वाइस प्रेसिडेंट शैरन वॉटकिंस ने चेयरमैन केनेथ ले को एक गुमनाम चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कंपनी के अकाउंटिंग घोटालों को लेकर साफ साफ चेतावनी दी। और फिर अक्टूबर में एनरॉन ने पहली बार पब्लिक में माना कि उनकी कमाई में $600 मिलियन की गड़बड़ी हुई है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये शब्द उसी चिट्ठी के हैं जो शैरन वॉटकिंस ने लिखी थी। उन्होंने साफ साफ लिखा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि हम अकाउंटिंग घोटालों की एक लहर में ढह जाएंगे। सोचिए, ये कंपनी के अंदर से आई एक चीख थी, एक वार्निंग थी कि जहाज डूब रहा है। लेकिन टॉप मैनेजमेंट, उन्होंने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और फिर जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एनरॉन का पतन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा वॉल स्ट्रीट बस देखता रह गया। जो कंपनी कुछ महीने पहले तक अमेरिका की शान हुआ करती थी, वो अब एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी बनने वाली थी। जरा एनरॉन के गिरने की रफ्तार देखिए, ये हैरान करने वाली है। अगस्त 2001 में जो स्टॉक $39 का था, वो सितंबर आते आते $25 का हो गया। अक्टूबर में जैसे ही घोटाले की खबर बाहर आई, ये लुढ़ककर $12 पर आ गया, और नवंबर तक इसकी कीमत सिर्फ $1 रह गई थी। बस $1। इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। हर कोई बस अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। और फिर 28 नवंबर को आखिरी कील भी ठोक दी गई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने एनरॉन के कर्ज को जंक स्टेटस में डाल दिया। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि अब कोई भी बैंक या इन्वेस्टर एनरॉन को एक पैसा भी उधार देने को तैयार नहीं था। कंपनी के लिए अपना रोज का काम चलाना भी नामुमकिन हो गया। गेम ओवर हो चुका था। ठीक 4 दिन बाद 2 दिसंबर 2001 एनरॉन ने दिवालिया होने के लिए अर्जी दे दी। ये उस वक्त तक अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी था। एक पूरा साम्राज्य जो झूठ की नींव पर खड़ा किया गया था, आखिरकार ढह गया। लेकिन एनरॉन की कहानी सिर्फ एक कंपनी के दिवालिया होने पर खत्म नहीं होती। नहीं, इसके पतन ने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसके झटके आज भी महसूस किए जाते हैं। तो चलिए इसकी लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। जानते हैं इस घोटाले की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? आम लोगों ने। 20,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं। उनके पेंशन फंड में जो अरबों डॉलर जमा थे, वो रातों रात जीरो हो गए। लाखों छोटे बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा दी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बर्बाद हुए परिवारों और टूटे हुए सपनों की असली कहानियां हैं। इस घोटाले के बाद ये तो तय था कि इस सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। अमेरिकी सरकार ने 2002 में सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट नाम का एक बहुत सख्त कानून बनाया ताकि आगे कोई कंपनी अपनी अकाउंटिंग में इस तरह का हेरफेर ना कर सके। एनरॉन के जो ऑडिटर थे, आर्थर एंडरसन, जो उस समय दुनिया की टॉप 5 अकाउंटिंग फर्म्स में से एक थी, सबूत मिटाने के चक्कर में वो फर्म ही बंद हो गई। और हाँ, एनरॉन के कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें सीईओ जेफ स्किलिंग भी शामिल था, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। तो आज जब हम इस पूरी कहानी पर नजर डालते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है, एनरॉन का सबसे बड़ा झूठ आखिर था क्या? क्या वो सिर्फ वो फर्जी नंबर थे जो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट पर सजा रखे थे? या फिर असली झूठ वो कॉर्पोरेट कल्चर था, वो माहौल था जिसने लालच और किसी भी कीमत पर जीतने की होड़ को ही सब कुछ बना दिया था? एक ऐसी संस्कृति जहां सही, गलत, ईमानदारी के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि एनरॉन की कहानी हमें एक बहुत कड़वा सबक सिखाती है कि जब महत्वाकांक्षा के साथ ज़मीर मर जाता है तो पतन निश्चित होता है।